अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो है नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन साइकिल। ठीक है, अब देखें ये जो है ना बहुत ही एक इजी चीज़ है, बस एक जो है प्रोडक्ट बननी है, एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा और उसकी कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ना पहले यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। मैंने कहा था आप लोगों को कि फ्लो चार्ट वगैरह जो है ना मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो होता ये है कि ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज जो है वो बहुत सारे स्टेप्स से कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, और जो फिर क्लीवेज के बाद जो है कन्वर्ट होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, तो ये है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमारी कहानी यहाँ से चलनी है। तो जैसे हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा था। ठीक है, सॉरी फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट बन रहा था। तो दैट इज़ एन अल्टरनेटिव स्टेप, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो वैसे बस एक एडिशनल स्टेप होगा इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जिसकी वजह से जो है ग्लाइसर 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, अब देखें होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस हुई, उसके नतीजे में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, ये तो हमें पता है बनता है। अब यहाँ से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ वो हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, NADH की फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट यहाँ से ना हमारी ये लिपोप्रोटीन साइकिल जो है वो अपना जोर पकड़ती है। ठीक है, अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट यानी 1 और 3 नंबर कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास हैं इस वाले कंपाउंड के अंदर, जो कि हमें दिख भी रहा है 1 और 2। यहाँ से क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ना वो चेंज होता है और सेकंड नंबर कार्बन पे आ जाता है। ये यहाँ से चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ना ये एंजाइम यूज़ हुआ और ये यहाँ पर हमारा बन गया जो है प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। मतलब सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप चेंज हुआ। अब जो फॉस्फेट ग्रुप चेंज हुआ था वो वापस अपनी जगह पे जाएगा। ठीक है, वापस अपनी जगह पे जाके वापस ये कंपाउंड बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होना होता है ना वो ऐसा होता है लिपोप्रोटीन साइकिल के अंदर कि 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। अब देखें नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस में ये होता है कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, यानी यहाँ पर एक फॉस्फेट रिमूव होता है और ATP की फॉर्मेशन होती है। देखें 1 नंबर कार्बन से रिमूव हो गया। लेकिन लिपोप्रोटीन साइकिल के अंदर जो है ना ये फॉस्फोरस शिफ्ट कर गया था ना, दूसरे नंबर कार्बन पे आ गया था। तो 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर से बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जहाँ पे पहले 1 कार्बन से रिमूव हो रहा था डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में, वहाँ पर अब लिपोप्रोटीन साइकिल के चलते हुए सेकंड नंबर कार्बन से रिमूव हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर कार्बन से रिमूव होगा और क्या बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना एंजाइम लिखा हुआ है 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली यूज़ किया हुआ है बाइफॉस्फोग्लिसरेट को BPG करके। ठीक है, और ये पोजीशंस दी हुई हैं। अब यहाँ पर ना एंजाइम म्यूटेज यूज़ हुआ है। म्यूटेज एंजाइम हम तभी यूज़ करते हैं जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी होती है। अगर फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी होगी, ठीक है, चेंज कर रहा है वो, शिफ्ट कर रहा है, तो हम म्यूटेज यूज़ करेंगे और बाकी नाम सिंपली वही दे देंगे जो सबस्ट्रेट का होगा। तो 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, कोई फारसी नहीं थी इसमें। जिसने काम किया म्यूटेज ने फॉस्फेट ग्रुप को चेंज करवाया और 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। और 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से फिर एक फॉस्फेट निकला सेकंड नंबर कार्बन से, जो पहले फर्स्ट नंबर कार्बन से निकल रहा था डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में। जब सेकंड नंबर कार्बन से निकला तो जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? जब फॉस्फेट ग्रुप किसी भी सबस्ट्रेट से निकल रहा होता है, एलिमिनेट होता है, तो हम फॉस्फेटेज यूज़ करते हैं और वही हमने बाकी सबस्ट्रेट का नाम दे दिया। तो 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज ये एंजाइम यूज़ हो रहा है और हमारा जो है फिर से हमें मिल गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट और फर्दर फिर वो पायरुवेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी। यानी सिंपली ये है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है उसके अंदर एक बस एडिशनल कंपाउंड बना जिसे हम 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं, बाकी ग्लाइकोलाइसिस पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाती हूँ कि क्या होता है। ये सप्लीमेंट्री पाथ होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, और RBCs के अंदर होता है। अच्छा ठीक है, अब इसको याद रखें, ये एक की फैक्टर है हमारा और इसके नतीजे में 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। एंजाइम म्यूटेज यूज़ होता है 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और बाद में 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो फिर वही बाइफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज यूज़ होता है। और ये जो है ना देखें वही चीज़ है 2,3 हमने पढ़ा था फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। तो वैसे ही यहाँ पर जो है बायफंक्शनल एंजाइम यूज़ हो रहा है। हमने जब फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट वाला पढ़ा था ना उसमें हमने 2 एंजाइम पढ़े थे, एक PFK2 पढ़ा था और एक उसके अलावा फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेटेज पढ़ा था, और वो दोनों एक ही एंजाइम के अंदर 2 साइड्स प्रेजेंट थी। तो वैसे ही ये भी 2 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक ही एंजाइम के अंदर प्रेजेंट है। तो इस एंजाइम को हम लोग बायफंक्शनल एंजाइम कहेंगे क्योंकि ये एक एंजाइम 2 फंक्शंस हमें दे रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये है वही की 2 डिफरेंट साइड प्रेजेंट होती है सेम एंजाइम के ऊपर, और 15 से 20% ग्लूकोज जो होता है ना वो लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है राइबोसाइड में। ठीक है,
राइजोसाइट में जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो पायरूवेट नहीं बनेगा, लैक्टेट बनेगा डायरेक्ट, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये जो है ना 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट की सिंथेसिस भी हो रही होती है आरबीसीज में, ठीक है। कितना 15 से 25% जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, उसके अंदर जो है 15 से 25% जो होता है वो 2,3-BPG की सिंथेसिस करवाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अच्छा, होता क्यों ऐसा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों बनता है? देखिए हमने ना हेमोग्लोबिन वाला चैप्टर होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर भी ना जहाँ बहुत इफेक्ट है ना वहाँ पर हमने इस वाले कंपाउंड को देखा हुआ है 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है ना, ये असल में क्या होता है, इसके यहाँ पे कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। पहला मैं बताती हूँ आपको। एक तो पहले ये शंट पाथवे, ठीक है, समझ आ गई हमें कि मतलब अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, शंट लग जाता है एक बीच में से। फिर उसके बाद ये है कि होता ये है कि ग्लाइकोलाइसिस में ये पाथवे चलता है ना, तो यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती, विदाउट सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर आरबीसी में बहुत ज़्यादा एनर्जी बन गई है ना, तो उस एनर्जी को जो है ना कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा। तो उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए आरबीसी के अंदर, इराइजोसाइट के अंदर ये पाथवे चलता है ताकि एनर्जी इसके अंदर लगे और एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज हो जाए, ठीक हो गया। फिर दूसरा ये है कि 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट है ना, ये हेमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन लगी होती है ना उसको डिस्प्लेस करवा देता है, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट आएगा ना तो ऑक्सीजन जो है उसकी हेमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी कम हो जाएगी, तो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन की अनलोडिंग ऑक्सी हेमोग्लोबिन से अनलोड करवाता है ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में। अब देखें ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइपोक्सिक कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ी हुई होगी तो बंदा तो मर जाएगा ना, उसे तो उसके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसी सूरत में 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो ऑक्सीजन की अनलोडिंग को ईजी करवाता है और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुँचाता है। फिर है ये वही है, देखें कि आरबीसीज़ के अंदर जैसे ही हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, बंदा हाई एल्टीट्यूड पे गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, फीटल टिश्यूज़ वगैरह, ठीक है, एनीमिक कंडीशन है, उनके अंदर ना आरबीसी के अंदर ना ये बनने लग जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अनलोडिंग को आसान करवाता है, इसीलिए फिर इसकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ये है कि ग्लाइकोलाइसिस जो इराइजोसाइट के अंदर होती है ना वो लिंक्ड होती है बाय 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। समझ गए हम लोग, क्योंकि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो अगर ऑक्सीजन की अनलोडिंग मुश्किल हो रही है तो 2,3-बाइफॉस्फेट की उस तरीके से की जाएगी सिंथेसिस, ठीक है। अब बताया हुआ है कि अगर एंजाइम हेक्सोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो ग्लूकोज इज़ नॉट फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। हेक्सोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो हम पता है कि उस वक्त ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, हेक्सोकाइनेज एक करता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो है ना 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है ना उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी। देखें हेक्सोकाइनेज वाला स्टेप जो है ना वो 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से पहले आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट तक ग्लाइकोलाइसिस पहुंच ही नहीं पा रही तो इसकी सिंथेसिस नहीं होगी। तो अगर हेक्सोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी ना तो हेक्सोकाइनेज वाला स्टेप रुक जाएगा, उससे आगे वाले स्टेप भी नहीं होंगे और 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट भी नहीं बनेगा और इस वजह से वो लो हो जाएगा आरबीसीज के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनेगा तो हेमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी है और ऑक्सीजन की वो मतलब 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करवाता है। तो अगर हेक्सोकाइनेज की वजह से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट नहीं बन रहा तो उस वजह से हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन बहुत कम पहुंचती है इन केस कि अगर उनको हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम समझ जाएंगे 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर जो है वो पेशेंट्स जिनके अंदर पायरोवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उनके अंदर 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है आरबीसी के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आप समझें पायरोवेट काइनेज जो है ना वो 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट वाले स्टेप के बाद आता है, क्योंकि पायरोवेट काइनेज लास्ट एंजाइम होता है हमारा। तो पायरोवेट काइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से उसके बाद वाला स्टेप नहीं होगा, लेकिन उससे पहले वाले स्टेप तो हो रहे होंगे ना जिसमें 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन 2,3-बाइफॉस्फेट जो है वो तो बहुत ज़्यादा बने जा रहा है, ठीक है, आरबीसीज के अंदर। तो उस वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत लो हो जाएगी हेमोग्लोबिन की, क्योंकि 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बहुत सारा बन गया है तो वो क्या करेगा कि वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करवाएगा हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो यही बताया हुआ है हेक्सोकाइनेज के अंदर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत बढ़ जाती है और उसमें पेशेंट टिश्यू हाइपोक्सिक हो जाते हैं उसके। और अगर पेशेंट जिसमें पायरोवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन जाएगी, ठीक हो गया। बाकी ये नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में है, ये वाला हम लोग जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं, ये बहुत ईजी है।